हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमने पिछले वीडियो के अंदर क्लास 10 एनसीईआरटी का जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, अमल एवं क्षार। उसमें हमने जो अमल और क्षार के बेसिक कंसेप्ट से और कुछ अभिक्रियाएं थी वो सीख ली थी। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 2.2, किताब में दे रखा है 2.2, वो आज हम पढ़ेंगे। वो है कि अमल व क्षार में क्या क्या समानताएं होती हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, अमल क्षार पे डिस्कशन करने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल में क्या करना है, एक हमारे पास इस तरह का क्या लेंगे, फ्लास्क लेंगे। ठीक है, फ्लास्क ले, इसे बोलते हैं फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क लेंगे तो इसके एक कोने में हम लगाएंगे कैथोड और एक कोने में लगाएंगे एनोड। इन्हें बोलते हैं, इन दोनों का नाम होता है इलेक्ट्रोड। इन्हें सम्मिलित रूप से कहते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड दो होते हैं, कैथोड और एनोड। जो कैथोड होता है वो होता है आपका नेगेटिव और एनोड जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, और जब आप इसको तरंग से कनेक्ट करवाओगे तो यहाँ पे ये एक बल्ब रहेगा। ठीक है, और ये कुंजी रहेगी, कुंजी जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं स्विच। और यहाँ पे एक लगा देते हैं हम बैटरी। ठीक है, ये बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद क्या करना है, अभी हमें समानता निर्धारित करनी है अमल और क्षार के अंदर। अमल की कौन सी समानता होती है, तो HCl। देखो, सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट है कि हम अमल व क्षार का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, अमल व क्षार का पता कैसे लगाएंगे। अमल व क्षार का पता लगाने के लिए कोई भी जो तत्व दिया है, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। बाकी इसमें बहुत सारे की संकल्पनाएं आती है, जैसे ओरेनियस संकल्पना, लुईस संकल्पना, अमल क्षार लोरी ब्रोस्टेड संकल्पना। तो इस तरह की संकल्पनाएं आती हैं। आपका इतने डिटेल में नहीं है, जितना सिलेबस में उतना पढ़ो। तो HCl जो है, जैसे अब हमें पता करना है अमल और क्षार कैसे होता है, तो एक बेसिक सा रूल होता है कि जो आयन जलीय विलयन के अंदर H+ आयन त्यागता है, मतलब जब उस जो अमल या कोई भी तत्व है उसको जब हम पानी के अंदर घोलेंगे तो वो यदि H+ आयन देता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि H+ आयन देता है, तो वो क्या रहेगा, अमल। और यदि वो OH- आयन दे रहा है जलीय विलयन में घुलने के बाद, तो वो क्या कहलाता है, क्षार। ठीक है, अब देखो, फिर इसके अंदर दो फैक्ट और आते हैं, प्रबल अमल। ठीक है, प्रबल और दुर्बल। ठीक है, प्रबल और दुर्बल। इसी तरह क्षार में भी दो आते हैं, प्रबल और दुर्बल। अब इनका कैसे पता करना है, तो प्रबल का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो ज्यादा मात्रा में H+ आयन निकलेगा, यदि ज्यादा मात्रा में H+ आयन निकलेगा तो वो क्या होगा, प्रबल होगा। और कम मात्रा में, नीचे तीर कर दिया, इसका मतलब कम मात्रा में H+ आयन निकलता है तो वो क्या होगा, दुर्बल क्षार। इसी तरह दुर्बल अमल। अब क्षार के अंदर देखो, यदि ज्यादा मात्रा के अंदर OH- मतलब बहुत सारे OH- निकलेंगे तो वो कहलाता है प्रबल क्षार। इसी तरह दुर्बल क्षार के अंदर वो यदि कम मात्रा में, जैसे मान लो ये 3 दे रहा है, इधर एक ही OH- निकल रहा है, तो ये कहलाता है दुर्बल क्षार। ठीक है, ये बेसिक सा था। बाकी इसमें बहुत सारी संकल्पनाएं आती हैं जो आप, यदि आप साइंस लेने की रुचि रखते हो 11वीं क्लास में, तो वहां पे पढ़ोगे। अब देखो, अब हमें पता करना है क्या क्या समानताएं हैं। ये जो जलीय विलयन है, इसके अंदर पहले आसुत जल है। आसुत जल उसे कहते हैं जिसकी pH 7 होती है। pH की बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे, क्या होता है। आसुत जल 7 होता है इसका, और ये एकदम शुद्ध प्योर जल होता है। जैसे आपने कई बार डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते हुए देखा होगा, तो एक वो प्लास्टिक की बोतल आती है छोटी सी, और उसमें से वो इंजेक्शन में कुछ पानी जैसा भरता है, वो रियल में पानी ही होता है, आसुत जल होता है। उसे बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टिल वाटर। ठीक है, वो कई मेडिसिन आती हैं कई प्रकार की, जैसे निमोनिया की मेडिसिन आती हैं, उनके अंदर वो भरता है उस पानी को कुछ मात्रा में, जितना उसको ज़रूरत होती है, और फिर वो उसको बाकी फेंक देता है। मार्केट में 5-10 रुपये में 5-7 रुपये में मिल जाता है, ये भर देंगे। अब इसके अंदर यदि यहाँ से कुंजी को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, चालू करेंगे, तो इसमें ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि ये आंसू जला। अब इसके अंदर कोई, देखो, सबसे पहले एक चीज़ और कंसेप्ट समझते हैं
कि जो विद्युत धारा है वो कैसे प्रभावित होती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन आयनों के माध्यम से प्रभावित होती है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आयन वगैरह क्या होते हैं। यदि नहीं पढ़ा तो एक बार 9th क्लास में आप इलेक्ट्रॉन वाला चैप्टर पढ़ लें, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, जब हम इसमें HCl डालते हैं तो अभी मैंने बताया HCl जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन त्यागता है वो क्या कहलाता है, अम्ल। तो ये जलीय विलयन के अंदर दो भागों में टूट जाएगा, H+ और Cl-। अब H+ है तो ये क्या हो गया, अम्ल। HCl कहाँ पाया जाता है, हमारे अमाशय के अंदर। अब जैसे ये H+ आयन त्यागेगा तो इस पानी के अंदर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से ये जो बल्ब है ये क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है। अब ऐसा ही हम एक दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल करने के लिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब की बार जैसे मान लो एक क्षार डाल देते हैं। क्षार का कैसे पता लगाएंगे, जो OH- देता है। जैसे हम इसमें डाल देंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम तोड़ेंगे तो ये देता है Na और OH-। तो ये क्या होगा, या हम इसमें डाल सकते हैं KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये OH-। तो इस स्थिति में OH- जब ये देगा, जब क्षार इसमें डालेंगे तो ये करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्षार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और अम्ल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये अम्ल और क्षार में समानता या अंतर, जो भी आप इसको बोल सकते हो। अब अगला जो टॉपिक है वो है कि अम्ल और क्षार का जल के अंदर क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जल के अंदर ये टूटकर आयन बना लेते हैं। देखो कैसे, जैसे HCl है, ये जल के अंदर घुलेगा तो ये क्या करता है, H3O++ Cl- बना लेता है। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो H+ है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अकेला स्वतंत्र अणु नहीं पाया जाता है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसलिए तो ये H+ इस H2O के साथ क्रिया कर लेता है और ये Cl इधर स्वतंत्र निकल जाता है, तो ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसी तरह जैसे ये तो हो गया आपके अम्ल का उदाहरण और नीचे वाला हो गया क्षार का उदाहरण। तो ये NaOH, Na+ और OH- में टूट जाता है, मतलब ये अपने आयनों के अंदर खंडित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इस तरह ये जल में रहता है। अब उसके बाद आता है तनुकरण। तनुकरण क्या होता है कि जल में, ठीक है, जल में क्षार या अम्ल यदि आप घोलोगे तो इनके आयनों में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, तनुकरण। मतलब कि जल में आप क्षार मिलाओ या आयन मिलाओ तो उसके प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन का मतलब हो गया कि जैसे ये डिब्बा है, जैसे इधर से 1 सेंटीमीटर है, इधर से 1 सेंटीमीटर है, इधर से 1 सेंटीमीटर है, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये वर्गाकार डब्बा है। तो इसमें मान लो कि कोई जल था, यहाँ पे H2O था। अब इसमें यदि हम अम्ल डालेंगे, जैसे HCl मैं इसमें डाल देता हूँ, तो इसका जो प्रति इकाई आयतन है, 1 इकाई आयतन है, इकाई का मतलब होता है 1, प्रति इकाई जो आयतन है इसके अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, तनुकरण। तनुकरण में जो अम्ल और क्षार होते हैं उन्हें कहते हैं तनुकृत अम्ल या क्षार। अब अगला जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच में जो पी है इसका मतलब होता है पुषांश, ठीक है, और इस एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की मात्रा मापने का एक यंत्र होता है, एक स्केल होती है, इसे कहते हैं पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल की शेप कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे कि आपकी जो फुट्टा होता है, मैथमेटिक्स में आप काम में लेते हो लाइन वगैरह खींचने के लिए, सीधी ये स्ट्रेट लाइन, तो ये 15 सेंटीमीटर का भी आता है और बड़ा 30 सेंटीमीटर का भी आता है। कुछ इसी प्रकार से ये स्केल होता है। ये सिर्फ 14 अंक इसमें निर्धारित होते हैं, लगभग 1-1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट होता है वो होता है 0 से लेकिन 14 नंबर तक, तो 0 से 7 तक, ठीक है, 0 से 7 तक
जो भाग होता है वो कहलाता है अम्लीय। देखो 0 से 7 यहाँ से स्टार्ट होता है 0 और यहाँ से 6.9 तक जो भाग होता है वो कहलाता है अम्लीय, यानी कि इधर अम्लता की मात्रा बढ़ती है, यानी 6.9 से जितना भी कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 आते ही वो क्या हो जाएगा, उदासीन। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया था आसूत जल का, आसूत जल क्या है कि उदासीन है। अब 7 तो यहाँ है, 7.1 से लेके 14 अंक तक क्या होता है, क्षारीय। जैसे जैसे इधर बढ़ेगा क्षार की मात्रा बढ़ती जाएगी, 14 तक बढ़ेगा इधर, और इधर जैसे जैसे बढ़ेगा उधर अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है, इधर घटती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ होता है। अब जैसे मान लो कि जठर रस जो है इसका ये कितना अम्लीय होता है, 1.2। जठर रस क्या होता है, पाचन तंत्र के अंदर कुछ रस स्रावित होते हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह स्रावित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जठर रस। ये हम डिटेल में आमाशय वाले पार्ट, पाचन तंत्र वाले पार्ट में पढ़ेंगे। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का क्या है, एंटासिड है। इसका उपयोग यदि हम क्या करेंगे, जब हमारे पेट में उदर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो ये एक एंटासिड है, क्षारक है, तो इसका यदि हम सेवन करते हैं तो जो पेट की अम्लता है वो दूर की जा सकती है। इसका जो पीएच होता है वो होता है 10, ठीक है। ये रहा पाचन तंत्र। अब आता है दंतशय। दंतशय जो होता है, दंतशय देखो क्या होता है, दांतों के ऊपर एक कठोर पदार्थ पाया जाता है, इनेमल कहते हैं जिसे, इनेमल, ठीक है। ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसकी जो पीएच है, लगभग मुंह की जो दांतों की पीएच होती है वो होती है 5.5। तो इससे यदि कम होने लगती है पीएच तो क्या होता है, दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो इनेमल है ये टूटने लगता है, ये टूटने लग जाता है। टूटने से क्या होता है, दांतों पे ये जो इनेमल पदार्थ होता है ये हमारे दांतों को बचाकर रखता है। ये बचाकर रखता है तो इसका क्षय होने लगता है 5.5 से कम होने पर पीएच। तो हमें हमारे इस दांतों को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए और कोई बैक्टीरिया वगैरह लगने नहीं देना चाहिए। उसके बाद आता है पशुओं व पादपों में अम्ल। इसमें कैसे होता है, एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी शहद वाली, ठीक है, जिसका हम शहद खाते हैं। तो मधुमक्खी में क्या होता है, मधुमक्खी की डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और जैसे ही वो काटती है तो हमारे शरीर में जलन वगैरह उत्पन्न हो जाती है। यदि वहाँ पे हम बेकिंग सोडा लगाते हैं, कौन सा, बेकिंग सोडा, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में क्या होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा लगाते हैं तो कुछ वहाँ पे आराम मिल सकता है। इसी तरह एक पादप होता है, नेटल का पादप, ठीक है, इसके अंदर भी इसके कांटे होते हैं, इसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो इससे भी इसी तरह की जलन का अनुभव होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पीएच इसके हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब अगले हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या, जैसे विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये क्या क्या होते हैं, इनका डिटेल में अलग से अलग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।